उत्तर प्रदेश की सत्ता से काफी दूर बैठी मायावती एक बार फिर प्रदेश में जातीय समीकरण सहेजने में जुट गईं। एक तरफ सत्ताधारी एनडीए का सबका साथ सबका विकास का नारा, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की प्रदेश में अगुवाई कर रहे अखिलेश यादव का पीडीए समीकरण। इस बीच मायावती ने भी डीपीएम यानी दलित पिछड़े मुसलमान समीकरण को दुरुस्त करना शुरू कर दिया। दरअसल मायावती इन दिनों पूरी तरह से एक्टिव नजर आने लगी और अभी से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गईं। बीती 9 अक्टूबर को लखनऊ की रैली में लाखों की भीड़ से अब न सिर्फ बसपा बल्कि खुद पार्टी प्रमुख मायावती बेहद गदगद। और लखनऊ की तर्ज पर ही नोएडा में भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर 6 दिसंबर को विशाल रैली करने जा रही, यानी उत्तर प्रदेश के साथ ही दिल्ली तक धमक दर्ज करवाना चाहती। और यही वजह है कि मायावती ने लगातार मुस्लिम समाज, पिछड़े समाज, दलित समाज जैसे अन्य वर्गों की अलग अलग बैठक की और इस वर्ग को पार्टी से जोड़ने की मुहिम भी चलाई। पार्टी नेताओं को कहा गया कि भाईचारा कमेटियों में न सिर्फ दलित बल्कि मुसलमानों को भी जोड़ा जाए। खुद मायावती ने लखनऊ के साथ ही दिल्ली में भी कई बड़ी बैठकें की। खबर तो यह भी है कि लखनऊ के बाद नोएडा और उसके बाद मंडलवार बड़ी रैलियां करने की तैयारी मायावती खुद कर रही हैं। बात यहीं तक नहीं रुकती। पार्टी सूत्रों का यह भी दावा है कि जल्द ही मायावती खुद फील्ड पर उतरने वाली और मंडलवार संबंधित मंडल में जाकर स्थानीय नेताओं में जोश भरेंगी। अब राजनीतिक दल क्या कहते हैं उसे सुनिए। सपा का कहना है कि मायावती जनता के मुद्दों को नहीं उठाती। जब मुसलमानों के घर बुलडोजर चला तब मायावती ने सवाल क्यों नहीं उठाया। वहीं कांग्रेस का कहना है कि चुनाव के वक्त भीड़ जुटाने का कोई फायदा नहीं होगा। दलितों, मुसलमानों, पिछड़ों के हक की आवाज कांग्रेस ने ही उठाई। तो बीजेपी का कहना है कि जाति मजहब के समीकरण से अब सत्ता हासिल नहीं होती, क्योंकि अब विकास का मॉडल चाहिए। और मायावती के वोट बैंक की राजनीति अब बैंक करप्ट हो चुकी। मायावती जी अब कितनी भी कोशिश करें जाति और मजहब के समीकरण गांठने की, लेकिन वो जमाना लग गया जब जाति और समीकरण के आधार पर सत्ता मिला करती थी। अब सत्ता विकास के मुद्दे के आधार पर मिलेगी और मायावती जी के पास विकास का कोई मॉडल नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो वोट बैंक बना करके बैंक बैलेंस बढ़ाने की रणनीति पर हमेशा काम किया है, लेकिन अब वोट बैंक की पॉलिटिक्स बैंकरप्ट हो चुकी है। इसलिए वो कितनी भी कोशिश करे जाति मजहब के समीकरणों से अब बसपा का उभार नहीं हो पाएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी समझती है कि आदरणीय मायावती जी उनके दल का मामला है कि वो रैली कर रही हैं, वो अपने संगठन को मजबूत कर रही हैं। हर दल अपने संगठन को मजबूत करता है, रैली कर रही हैं। लेकिन सवाल इस बात का जरूर है कि जो लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है बसपा की, उस दल की कि जो जनता के मुद्दे हैं, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से दलितों को अपमानित किया जा रहा है, मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चल रहे हैं, पिछड़ों को उनका आरक्षण नहीं मिल रहा है, इन मुद्दों को भी आदरणीय मायावती जी उठाएं। वो भाजपा से सवाल पूछे, जबकि वो भाजपा से सवाल पूछती नजर नहीं आती। तो समाजवादी पार्टी समझती है ये भाजपा का अंदरूनी मामला है कि वो रैली कर रहे हैं, अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। इसमें हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि इन पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश में जो दलितों पर अत्याचार हुआ, महिलाओं के साथ जो घटनाएं हुई और सरकार अपराधियों के साथ खड़ी रही, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याएं, उस पर लड़ाई किसने लड़ी? अगर उस पर किसी ने लड़ाई लड़ी तो कांग्रेस पार्टी ने लड़ी, इंडिया गठबंधन ने लड़ी। चाहे हाथरस की घटना हो, उम्भा की घटना हो, लखीमपुर की घटना हो, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी सहित तमाम कांग्रेस के नेता वहां पहुंचे और उस पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए संघर्ष किया। उस समय तो बहुजन समाज पार्टी कहीं नजर नहीं आई। तो सिर्फ चुनाव के समय शक्ति प्रदर्शन, चाहे लखनऊ का हो या नोएडा का, भीड़ जुटा देने से और न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करना, ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। उत्तर प्रदेश की जनता 2027 में अब तानाशाह भाजपा सरकार, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है, लोगों को आवाज नहीं उठाने दी जा रही, उनको हटाने जा रही और कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रही। वहीं राजनीतिक जानकार मानते हैं कि आज देश में सिर्फ 2 गठबंधनों के बीच ही सियासी लड़ाई दिख रही है। देश में जो राजनीतिक समीकरण है अब वो आमने सामने की लड़ाई में है, यानी बाइपोलर पॉलिटिक्स हो गए हैं। सिर्फ 2 गठबंधनों या 2 पार्टियों के बीच में ही लड़ाई हो रही है। तो ये परिस्थिति करीब करीब हर राज्य में है। थोड़ा दिल्ली को छोड़ दीजिए या कह सकते हैं आप, यहां तक कि आप पंजाब के भी चुनाव देखिए, आम आदमी पार्टी 1 साइडेड चुनाव में बहुत अच्छी विक्ट्री ले आई थी, बीजेपी मार्जिनलाइज हो गई।
तो अभी बिहार का चुनाव आप देख लीजिए, वहां पे आरजेडी और बीजेपी के बीच में आमने सामने की लड़ाई हुई। बाकी जो और पार्टी जो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं थी वो मार्जिनलाइज हो गई, हालांकि बसपा को एक सीट मिली। तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश अगर आप देखें, यहां भी बाइपोलर पॉलिटिक्स हो गई, एक तरफ भाजपा गठबंधन या दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी गठबंधन। बाकी किसी के लिए जो स्थान है वो धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। जैसे आप 7 के बाद 12 का रिजल्ट देख लीजिए, 12 के बाद 17 का रिजल्ट देख लीजिए, फिर 22 का रिजल्ट देख लीजिए। बीएसपी लगातार घट रही है और जो ये दोनों धड़े हैं, बीजेपी अलायंस और सपा अलायंस, इनके वोट परसेंटेज बढ़ रहे हैं। तो बसपा के लिए बहुत ही मुश्किल है कि वो अपने को थर्ड फोर्स के तौर पे खड़ी कर सके। इसके लिए मुद्दे क्या होंगे, राजनीतिक एजेंडा क्या होगा, आर्थिक कार्यक्रम क्या होंगे, सामाजिक भागीदारी कैसी होगी, समीकरण कैसे होंगे। अगर मायावती ऐसी कोई कोशिश करती हैं या नए तरीके से कोई विकल्प तलाशने की कोशिश करती हैं, एक मेहनत करती हैं, तो शायद थोड़ा इंप्रूव कर सकती हैं। क्योंकि उनका एक एक्टिविज्म था जो दलित वोटों को लेके था, लेकिन उसमें भी बहुत बड़ा बिखराव है। उत्तर प्रदेश में 66 जातियां हैं SC ST में, और 66 जातियों में एक ही जाति है जिसके पास करीब करीब आधा वोट है, बाकी सब थोड़े थोड़े वोट वाले हैं। तो ये जो वर्चस्व है SC ST वोटों के बीच में किसी एक जाति का, वो भी एक नुकसान करता है। तो मुझे लगता है कि मायावती के लिए बहुत मुश्किल है कि वो थर्ड फोर्स के तौर पे राज्यों में अपने को खड़ा कर सकें, और उत्तर प्रदेश भी उसमें शामिल है। हालांकि मौजूदा परिस्थितियों में बसपा लोकसभा में 0 है और उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा का केवल एक ही विधायक है। ऐसे में मायावती का नया समीकरण कितना कारगर होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अगर मायावती अपने नए सियासी समीकरण को थोड़ा बहुत भी सफल कर पाई तो इसका नुकसान भी सबसे ज्यादा सपा गठबंधन को ही होगा, इसमें कोई शक नहीं।